सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 क्लास इंटर से आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसको RFLPS कहते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रिफ्लिप्स। तो डीएनए फिंगर प्रिंट को रिफ्लिप्स भी कहते हैं। रिफ्लिप्स की जो एब्रीवेशन है वो है रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट्स, लेंथ, पोलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारे जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं। हर इंसान जो ह्यूमन बीइंग है उसका फिंगर प्रिंट एक यूनिक अलग होता है, दूसरे से मैच नहीं करता एक्सेप्ट जो आइडेंटिकल ट्विंग्स हैं। तो उनके अलावा जो है फिंगर प्रिंट्स जो है मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे जो डीएनए में जो लेंथ है नॉन कोडिंग रीजन की, तो वो भी अलग है। उसकी जो मुख्तलिफ शेप, पोली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स शेप्स, उसकी जो लेंथ है मीन्स कि उसकी जो शेप लेंथ अलग अलग होती है और वो यूनिक होती है। और ये जो यूनिक शेप है या रिपीटेड यूनिट्स हैं, ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप तक, तो ये जो लाइन है ये कहती है कि जो 30% ह्यूमन बीइंग का डीएनए है वो कोड नहीं करता प्रोटीन बनाने के लिए। इसमें इसके जीनोम में जो है रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। अब ये रिपीटेड यूनिट्स क्या हैं इनको देखते हैं। इसके लिए हम एक वाइट शीट की तरफ जाएंगे। तो रिपीटेड यूनिट्स जैसे के ए जी टी सॉरी GAT तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि GAT 1 2 3 4, ये 4 मरतबा ये जो यूनिट्स हैं ये रिपीट हुए हैं, रिपीटेड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं, ये रिपीटेड यूनिट्स जो है मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन जो है इनकी जो लेंथ है वो अलग होती है। ठीक है, और ये रिपीटेड यूनिट्स जो हैं वो 20 से 20 तक जो है लॉन्ग हो सकते हैं। और ये जो है यूनिक होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन होते हैं डीएनए के, और ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि जो मेंडल के जो जीन्स जो के मेंडलियन करेक्टर्स वाले जो जीन्स हैं जैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे ये भी नॉन कोडिंग जो रीजन है ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनको जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड पैटर्न में देखेंगे तो जो छोटे लेंथ वाले हैं वो सबसे पहले आएंगे और जो बड़ी लेंथ वाले हैं वो बाद में आएंगे, और इसलिए इनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट्स, लेंथ, पोलीमॉर्फिज्म। कैप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो ट्विंग्स हैं, आइडेंटिकल ट्विंग्स जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, उनमें जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। अगर अगर हम हमारी बात करेंगे तो 1 बिलियन में से कोई ऐसा शख्स होगा जिससे कि हमारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मिलती होगी, वरना हर बंदे की अपनी एक यूनिक जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, और यही जो है हम यूज़ करते हैं मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। और इसीलिए इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे जो हमारे हाथों की फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं, ऐसे डीएनए की जो ये लेंथ है रिपीटेड यूनिट्स की, वो हर शख्स में अपनी होती है। ठीक है, अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रोड्यूस करना चाहें तो कहाँ से हम बना सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स किसी भी सेल से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड का सेल हो गया, जो हेयर फॉलिकल सेल्स हैं वो हो गया, वो हेयर फॉलिकल सेल हो गया, सलाइवा का सेल हो गया, सीमेन का सेल हो गया, जहाँ भी हमें सेल मिलेगा वहाँ से हम डीएनए फिंगरप्रिंट बना सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट बनाने के लिए सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस से, क्रोमोसोम से हम डीएनए को निकालेंगे और उसको कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, और छोटे छोटे पीसेस को कट करने के बाद हम जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड होता है, उसमें हम जो है उसकी साइज़ के हिसाब से
हम इन पीसेस को जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के उनको हम अलग करते हैं। आपके बुक में जो फिगर दी हुई है इसको अगर आप देखेंगे तो डीएनए को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोई भी सेल हो, यहाँ पे ब्लड का सेल दिया गया है तो ब्लड के सेल में से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में डाला गया है और उसमें ऐड किया है एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को क्या करेगा कि पीसेस में कट कर देगा। डीएनए के जो कटेड पीसेस हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड के थ्रू जो है इसमें जेल जो है एगारोज यूज़ होती है इसमें डालेंगे और इसमें डालने के बाद जो शॉर्ट लेंथ वाले डीएनए हैं वो ट्रेवल करेंगे, वो सबसे पहले आ जाएंगे और जो लॉन्ग हैं वो जो है वो पीछे रह जाएंगे। अगर एक मैं और तस्वीर आपको दिखाऊं, इस तस्वीर में देखेंगे कि जब इन फ्रेगमेंट्स को जब हम इस मशीन में डालेंगे जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं मेथड, और इसमें जेल होती है, इसमें जैसे ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स डालेंगे तो जो छोटी साइज़ वाले होंगे वो पहले आगे आ जाएंगे और जो बड़ी साइज़ वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। देखेंगे हमें ये पता है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये कनेक्ट होती है बैटरी के साथ, और एक साइड पे बैटरी पे चार्ज होती है पॉजिटिव और एक साइड होती है नेगेटिव। तो हम जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि डीएनए पे जो है नेगेटिव चार्ज है और ये मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये अलग होके छोटे पहले और बड़े जो है वो बाद में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इन फ्रेगमेंट्स को देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं होते। इनको विजिबल करने के लिए हम नायलॉन मेम्ब्रेन जो कि हाइड्रोफिलिक एक मेम्ब्रेन है, हम इसका यूज़ करते हैं। और ये जो है इसमें जो है रेडियो एक्टिव प्रोब होता है, ये लेबल्ड होती है। जब हम इसके ऊपर जो है नायलॉन की जो ये मेम्ब्रेन है ये रखेंगे और इसमें रेडियो एक्टिव जो है रेज देंगे तो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये फिंगरप्रिंट्स जो है नायलॉन पे आ जाएंगे, एक्सरे फिल्म ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो है फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ गए हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जो ये फिल्म हमारे पास आ गई है। तो ये जो डीएनए के बैंड्स बने हैं ये वाले जो बैंड्स हैं, जो ये रिपीटेड यूनिट छोटे बड़े जो सामने आ गए हैं, तो अब ये हमें नज़र आ रहे हैं। और आपके बुक में ये जो केस दिया गया है एम फॉर मदर, सी फॉर चिल्ड्रन और एफ फॉर जो है फादर, तो ये जो सी फॉर चिल्ड्रन है इन दोनों में जो बैंड्स हैं वो मदर के भी हैं और फादर के भी हैं। ठीक है, ये तो साफ नज़र नहीं आ रहा मगर मैं एक और मिसाल से आपको समझाऊंगा। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलिक जेफ्रे ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, एक शख्स जिसको हमने ए से मुखातिब किया है, दूसरा शख्स जिसको हमने बी से मुखातिब किया है। इन पर्सन ए के 3 क्रोमोसोम हैं और पर्सन बी के भी 3 क्रोमोसोम हैं। क्योंकि ये जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये पहला क्रोमोसोम तो ये दूसरा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 1 में पहले पेयर में आप देखेंगे तो इसमें रिपीटेड यूनिट्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और जो दूसरा है इसका जोड़ा उसमें जो रिपीटेड यूनिट्स 3 हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स नंबर 2 जो पेयर है इसमें पहले में 4 हैं रिपीटेड यूनिट्स और दूसरे में 7 हैं। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 3 है इसमें रिपीटेड यूनिट 10 हैं और एक रिपीटेड यूनिट्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, ऐसे ही जो पर्सन बी है इसका जो पहला क्रोमोसोम्स का पेयर है, पहले पेयर में 8 रिपीटेड यूनिट्स हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे में 2 रिपीटेड यूनिट्स हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 2 में और बी पर्सन में देखेंगे तो एक में 6 यूनिट हैं और एक में रिपीटेड यूनिट 1 है। क्रोमोसोम नंबर 3 पेयर में 4 रिपीटेड यूनिट हैं और 7 रिपीटेड यूनिट्स हैं। और मज़ीद इसको इजी करने के लिए एक और फिगर लेके आते हैं। इनको अगर हम अलग करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल मेथड में, अगर इनको हम देखेंगे तो ये जो छोटे यूनिट्स हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे और बड़े यूनिट्स जो हैं वो बाद में आ जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लगाए गए हैं 1 2 3 4 से लेके 12 तक। अब आप देखेंगे कि जो कम रिपीटेड यूनिट वाले हैं वो पहले आ जाएंगे। जैसे नंबर 3 रिपीटेड यूनिट्स इसमें आपको नज़र आएंगे, 3 वाला ये है तो ये सबसे पहले यहाँ पे आ गया है।
4 रिपीटेड यूनिट्स, 4 आपको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ। तो नंबर 4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 6 रिपीटेड यूनिट्स, नंबर 6 ये पड़ा यहाँ पे है। तो ये एक सीरीज़ में बन गए हैं, छोटे पहले आ गए हैं और बड़े बाद में आ गए हैं। और नंबर 7 यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे नंबर 10 यहाँ पे रिपीटेड यूनिट्स हैं। तो ये एक सीक्वेंस बन गई है। ये हमारे पास पर्सन ए का फिंगरप्रिंट है। पर्सन ए का हमारे पास ये फिंगरप्रिंट आ गया। पर्सन जो बी है, इसमें रिपीटेड यूनिट एक ए है, एक इसमें एक रिपीटेड यूनिट एक ही है, और इसमें एक 2 रिपीटेड यूनिट है, और एक 4 है, एक 6 है, और एक 7 है, और एक 8 है। तो ये जो बी पर्सन है, इसका फिंगरप्रिंट ये है। अब देखें, इन दोनों पे बिलफर्ज इल्ज़ाम खून का लगा है और कहीं पे मर्डर हो गया है, और इनके सेल वहाँ से जहाँ पे मर्डर किसी शख्स का खून हुआ है, और इस शख्स ने शायद इनके बालों में हाथ डाल दिया, तो जो हेयर फॉलिकल सेल हैं वो हाथ आ गया था, या कोई और इनका सेल यहाँ पे नज़र आ गया था। तो यहाँ पे जो सेल मिला था इनका, उनका भी डीएनए हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स लेंगे और इन दोनों से मैच करवाएंगे, क्योंकि पुलिस इन दोनों को पकड़ के लाई है। तो इन दोनों में से किसने खून किया है, तो उसका फिंगरप्रिंट्स हम मैच करवाएंगे। जो खून करते वक्त इनका कोई सेल यहाँ पे रह गया था, अगर यहाँ से जो सेल मिला था, अगर उसका हम फिंगरप्रिंट निकालेंगे, तो ये जो है फिंगरप्रिंट आ गया है। जिसको हमने सी से मुखातिब किया है, सी से इसलिए मुखातिब किया है कि ये सेल यहाँ से मिला था, ठीक है। तो अगर इसका फिंगरप्रिंट्स आप देखेंगे, तो इसका फिंगरप्रिंट्स किससे मैच कर रहा है, इन दोनों में से इसका फिंगरप्रिंट्स इस बंदे से मैच कर रहा है। आप रिपीटेड यूनिट्स देखेंगे, तो एक रिपीटेड यूनिट यहाँ पे, तो इस पर भी एक रिपीटेड यूनिट है, इस पर 2 रिपीटेड यूनिट हैं, तो इसके पास भी 2 हैं। उसके बाद 4 हैं, तो इसके पास भी 4 हैं। इसके पास 6 हैं, तो इसके पास भी 6 हैं। उसके बाद 7, इसके पास भी 7। उसके बाद 8, तो इसके बाद 8 है। तो ये वाला जो है इससे मैच कर रहा है। तो इससे बात साबित ये हुई कि यहाँ से जो इस बंदे की लाश से जो सेल मिला था, उसका डीएनए जो फिंगरप्रिंट है वो इस बंदे बी से मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसके यूजेस देखेंगे कि कहाँ पे हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं। एक मिनट में इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, तो यूजेस हम करते हैं टू सेटल द डिस्प्यूट ओवर द पेरेंटेज और अदर रिलेशनशिप या पेरेंटेज। कहीं पे बच्चों का मसला होता है, कोई क्लेम करता है कि ये मेरा बच्चा है, या कोई रिलेशनशिप का मसला होता है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट मैच करके इस मसले को हल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिमिनल केस में ब्लड से या सीमेन से, सलाइवा से, हेयर फॉलिकल से। जैसे मैंने आपको ये केस डिस्कस करके बताया कि हेयर फॉलिकल का जो सेल वहाँ से मिला था, उसको मैच करवा के हमने कैसे मसले को हल किया। देखें, जो हेयर है वो ऊपर वाला पूरा प्रोटीन होता है, मगर जहाँ पे बाल लगा होता है, नीचे की तरफ बाल लगा होता है, ये जो सेल है, ये जो है फॉलिकल सेल है, इसको हम ले सकते हैं। इसमें डीएनए मौजूद होता है, मगर ऊपर जो बाल है ये पूरा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हम डायग्नोस कर सकते हैं, हेरिडिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं, और पेरेंटल डिस्प्यूट को भी हम जो है हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।